नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश में एक बार फिर जेएनयू सुर्खियों में है। उमर खालिद की चर्चा है। उमर खालिद के लिए जौरान ममदानी और अमेरिकी सीनेटर्स का मामला सुर्खियों में है। हमारे देश में फिर से एक बार सरकार विरोधी नारों के लिए, देश विरोधी नारों के लिए जेएनयू की सुर्खियां बन रही हैं। जेएनयू में हाल ही में एक वीडियो सरफेस हुआ, जिस वीडियो में कुछ छात्र एक हॉस्टल के बाहर खड़े होकर मोदी शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है इस वीडियो में कि मोदी शाह की कब्र खोदेगी जेएनयू में। जेएनयू में कुछ इस तरह के नारे लगाते हुए जो ये छात्र हैं, इन्हें कॉलेज प्रशासन की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। और इनमें से जो छात्र इस तरह के नारे लगा रहे हैं, उन पर एफआईआर की भी खबर आ रही है। फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शाह के लिए अचानक जेएनयू में इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों हुए, अगर इसको तलाशते हुए निकलते हैं तो पता चलता है कि यहां पर मामला जुड़ा हुआ है उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत से। मेरे प्यारे साथियों, 2020 के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली में सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट हुए थे। उन प्रोटेस्ट में इन दो चेहरों का जो कंट्रीब्यूशन था, उसे देखते हुए ये तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं। यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इन्हें बंद किया गया है और इन्हें जमानत नहीं मिली है। इनकी जमानत याचिका हाल ही में फिर एक बार खारिज हुई है। 5 जनवरी को जैसे ही इनकी जमानत याचिका खारिज हुई, उसके बाद जेएनयू में कुछ छात्र प्रोटेस्ट करने उतर आए और सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को रिजेक्ट करने के चलते ये फिर से प्रोटेस्ट हुए। इस बार बेल रिजेक्ट करने वाले जजेस में जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल थे। आप दोनों की बेंच की जजेस ने इनकी न केवल जमानत को रद्द किया, बल्कि अब अगले 1 साल बाद इनके लिए फिर अपील की जा सकती है, ये सुनिश्चित किया। क्या ये पहली बार है कि इन लोगों की जमानत पहली बार रद्द हुई है, या मल्टीपल टाइम रद्द होती आ रही है? आफ्टर ऑल ऐसा कौन सा केस है जिसके चलते इन्हें जमानत मिल नहीं पा रही है? आफ्टर ऑल इनका केस है क्या जिसके चलते इन्हें जेल में रखा गया है? आज के सेशन में इनका जिक्र करते हैं। इन दो चेहरों को एक बार के लिए आप पहचानें और आगे चलें। सबसे पहले बात सरजिल इमाम की करते हैं। सरजिल इमाम टीपीएस दिल्ली से पढ़े हुए छात्र, आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक और एमटेक किए हुए छात्र रहे हैं। आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस पढ़ना बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। इनके ड्रीम में वहां से आगे था एमए हिस्ट्री करना जेएनयू से, और वहीं से पीएचडी करना। ये 2015 में पीएचडी के लिए एनरोल जीएनयू में होते हैं। उससे पहले ये एमए भी वहीं से करते हैं। अपनी एकेडमिक्स में जिस समय ये एंट्री कर रहे थे, उस समय एक्टिविज्म इन्हें बहुत तेजी से आ रहा था, और उसी एक्टिविज्म के चलते इनकी फाइल बन गई है। इनके एक्टिविज्म के कुछ प्रमाण आज के सेशन में हम आपके सामने रखेंगे। ऐसे ही एक और छात्र हैं उमर खालिद, दिल्ली के ही बॉर्न एंड बॉटअप हैं। इनके पिताजी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज डीयू से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की। इसके बाद एमए, एमफिल और पीएचडी जेएनयू से कर रहे थे, और अपनी पीएचडी आदिवासियों पर, झारखंड के अंदर आदिवासियों पर कर रहे थे। ये इनका थोड़ा बेसिक परिचय जेएनयू से कनेक्ट का है। अब थोड़ा सा सीएए के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। वर्ष 2020, संभवतः आपको याद हो, भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा था। लेकिन इससे पहले ये एक बिल था। जिस समय ये बिल आ रहा था, उसी समय इसका प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था। भारत सरकार सिटीजनशिप को लेकर के कुछ प्रावधान कर रही थी कि जो भारत में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आकर बसे हुए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी लोग जो भारत में आकर बसे हैं, मुख्यतया नॉन मुस्लिम्स जो आकर बसे हैं, उनके सिटीजनशिप के प्रावधान किए जा रहे थे। लेकिन इसके विरोध में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा। लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले मुस्लिम्स देश में इस बात के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि भारत में बाहर से आकर बसने वाले मुसलमानों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। सरकार का तर्क था कि हमारे पड़ोसों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, बहुत से अल्पसंख्यकों ने हमारे देश में शरण ली है। ऐसे में उन्हें इस देश की नागरिकता देना जिम्मेदारी है, क्योंकि उन देशों में ब्लास्फेमी के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। और ये आप लोगों ने देखा भी है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भारत आई हैं,
तब से अल्पसंख्यक हिंदू जो कि बांग्लादेश के ही नागरिक हैं, उन्हें भारत के समर्थन में निशाना बनाया जा रहा है और आए दिन आप उनकी हिंसा सुर्खियों में सुन रहे हैं। खैर, सीएए के विरोध में देश भर में प्रदर्शन शुरू होते हैं। पढ़े लिखा वर्ग इस बात में जो कि मतलब समझाने में लग रहा है कि देश सेक्युलर है और सेक्युलर है तो वो मुसलमानों को छोड़कर बाकी को क्यों सोच सकता है, सबके लिए क्यों नहीं सोच सकता, एक समान क्यों नहीं सोच सकता, इस तरह की बातें उठने लगती हैं। मुसलमानों को भड़का दिया जाता है। ये एक सोची समझी रणनीति होती है क्योंकि इसमें देश किसी भी तरीके से नागरिकता बांटने जैसा या नागरिकता का प्रमाण पत्र देने जैसा काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन भड़काया यह जाता है कि सरकार रह रहे सभी मुसलमानों से उनका आधार मांगेगी, उनकी पहचान मांगेगी। उन्हें बताया जाता है कि आपसे पहचान मांगी जाएगी कि आप इस देश के हैं या नहीं। इस तरह से उनके दिमाग में कचरा भरा जाता है और देश में एक दंगा भड़क उठता है। ये पूरा कार्य बड़ा ही संस्थागत और सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसके पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी थी और वो कॉन्स्पिरेसी बाद में दिल्ली पुलिस ने डिकोड की। कॉन्स्पिरेसी ये थी कि उसी दौर में प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया आने वाले थे। प्रेसिडेंट ट्रंप का वो पुराना कार्यकाल था और जब वो इंडिया आने वाले थे तो वर्ल्ड मीडिया इंडिया में रहने वाली थी। इंडिया पर दुनिया का अटेंशन होने वाला था और ऐसे में विदेशी ताकतें चाहती थी कि भारत की राजधानी में अगर हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट हो जाए, भारत की राजधानी में दंगे भड़क जाएं, तो ये वर्ल्ड वाइड कवरेज मिल सकता है कि हिंदू मेजॉरिटी भारत किस तरह से मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव करता है। इस पूरी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट हुए। इस देश में प्रोटेस्ट हुए और वो वायलेंट बन गए। दिल्ली देश की राजधानी में प्रोटेस्ट हुए और इस प्रोटेस्ट को दिल्ली राइट्स 2020 के नाम से जाना जाता है। इन दंगों में बहुत से लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए और ये उस समय हो रहा था जब ट्रंप की भारत यात्रा प्रस्तावित थी। इन प्रोटेस्ट का मेजर मकसद दिल्ली में आई हुई मीडिया का ध्यान आकर्षित करना था। वर्ल्ड मीडिया ने इसे 2019 के एंड में कवर करना शुरू कर दिया था कि यहां पर वायलेंस हो रहा है। 53 लोगों की मौत हुई, जिसमें बताया गया कि 38 मुस्लिम थे, 15 हिंदू थे। 700 से अधिक लोग घायल हुए, आगजनी हुई, 753 से अधिक एफआईआर हुई। ट्रंप के भारत आने से पहले हुई इस हिंसा को प्रॉपर तरीके से ग्लोबल फुटेज मिली, लेकिन उस फुटेज में जिन दो चेहरों का बड़ा जिक्र रहा वो ये दो थे, शरजील इमाम और उमर खालिद। शरजील इमाम अपने एक वीडियो के चलते सुर्खियों में थे। सुर्खी ये थी कि भारत का मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस कॉरिडोर के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वो चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। शरजील इमाम का एक वीडियो सरफेस होता है। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान ये उस क्षेत्र में पहुंच करके, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मेजॉरिटी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये वहां पर जाकर बयान देते हैं कि हम 5 लाख लोग अगर मिल जाएं, सड़क, ट्रेन, हाईवेज इनको रोक दें तो हम पूरी तरह से चिकन नेक को काट सकते हैं और हम आसाम को और पूर्वोत्तर भारत को मेन भारत से अलग कर सकते हैं। इनका यह बयान पूरी तरह देशद्रोह का था। इनका यह बयान देश को तोड़ने वाला था। यह वैसा ही बयान है जैसा आप बांग्लादेशियों से सुनते हैं जब भारत के बारे में आप बयान सुनते हैं। यह वैसी ही चेष्टा थी जो चाइनीज, पाकिस्तानी लोग भारत को तोड़ने के लिए प्लान करते हैं। इस तरह की बात एक भारतीय होने के नाम पर यह कैसे बोल सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल था। यह एक पब्लिक रैली के अंदर कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां से इनका यह वीडियो बाहर निकल कर आता है। विचार करिए कितना ज्यादा जहर भरा होगा दिमाग में। एक बच्चा जो डीपीएस दिल्ली से पढ़ा है, आईआईटी मुंबई से पढ़ाई कंप्लीट की है और उसके बाद जेएनयू से पीएचडी कर रहा है, और वो देश में ही इस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे तोड़ा जाए, मुसलमान मिलकर के कैसे इस देश को तोड़ सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर रहा है। इस प्रकार की जो उसकी सोच थी, इस सोच पर ही पूरे देश में एक गुस्सा उबल गया। जब पुलिस को और न्यायपालिका को और देश के अन्य जनता जो देश के अंदर बहुत ही सेक्युलर तरीके से रह रही है, वो इस बात को जानने के लिए जब जानी, तब इनके साथ पूरी तरह से इनके एंटी सेंटिमेंट्स तैनात हुए। इसी प्रकार से उमर खालिद अपने बयान में सुनाई देते हैं, जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस हैं, इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। ये व्यक्ति बड़ा ही इंटेलेक्चुअल तरीके से अपने साथ में लोगों को इकट्ठा करता चल रहा था। ये बताने का प्रयास कर रहा था कि वर्तमान केंद्र सरकार गरीबों की नहीं है, लेबर्स की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये केवल अंबानी और अडानी की है। ये अपने इंटरव्यूज में जिस तरह की बातें रख रहा था, वो बातें
एक बारगी सुनने पर लगता था कि ये कितना देश के बारे में सोचने वाला है, लेकिन पुलिस जांच में पता चलता है कि ये सीएए प्रोटेस्ट को भड़काने में और उन्हें संस्थागत तरीके से कैसे आयोजित किया जाए, उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ा हुआ बताया गया जो दिल्ली दंगे भड़काने के अंदर जिम्मेदार थे। पुलिस की जांच जब इनके ठिकाने तक पहुंचती है, पुलिस कार्रवाइयां शुरू होती हैं। उमर खालिद पर पहले भी आईपीसी की धारा 124 ए के तहत मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वो बाद में उससे निकल गया था। 2020 में शरजील इमाम के आसनसोल में जो इसने भाषण दिया चक्का जाम वाला, उसके बारे में इसके ऊपर आरोप तय होते हैं। उत्तर पूर्व में हुई दिल्ली के अंदर दंगों के ऊपर इनके ऊपर धाराएं लगाई जाना शुरू होती है। इनको एंटी सीएए प्रोटेस्ट के चलते फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। खालिद को 20 सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया जाता है एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस के चलते, क्योंकि इन्होंने ट्रंप की यात्रा से पहले देश में दंगा भड़काना, उन्हें संस्थागत तरीके से आयोजित करना, दुनिया के सामने इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट किया जाए, इस पूरी चीज की प्लानिंग की थी। इसी के चलते हुए पुलिस ने इन्हें प्रोविजन ऑफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और आईपीसी की धारा 15 के तहत इन्हें अक्यूज बनाया। पुलिस की गिरफ्तारी के समय ये दोनों तस्वीरें आपके सामने निकल कर आती हैं। फरवरी 24 2021 में सेकेंडरी चार्जशीट फाइल की जाती है। थर्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट मार्च 2022 में फाइल होती है। मतलब पुलिस अपने द्वारा जो चार्जेस लगा रही है वो फाइल करती चली जाती है। होता यह है कि पुलिस के पास यूएपीए एक्ट के तहत 6 महीने तक चार्जशीट सबमिट करने का समय होता है और उसके बाद भी वो एक्सटेंशन मांग सकती है। इसीलिए यूएपीए को एक सख्त कानून माना गया है, जिसमें कुछ समय पहले यानी 2019 में ही संशोधन हुआ था। पहले ये संगठन पर लगा करता था, अब ये इंडिविजुअल पर भी लग सकता था जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से लास्ट चार्जशीट इनके ऊपर जून 7 2023 को फाइल होती है। 2022 में ट्रायल कोर्ट इनकी बेल को इसी कारण से रिजेक्ट भी करती है, क्योंकि इनके ऊपर 2023 तक तो चार्जशीट ही लग रही थी। 2022 से 24 के बीच में काफी सारे जो को अक्यूज्ड थे उनकी रिजेक्शंस कर दी गई, मतलब उनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इसी बीच में एक वाकया होता है। 2023 तक तो इनके खिलाफ चार्ज ही तैयार हो रहे होते हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ होता है। जमानत के लिए याचिका लगाते समय इनके वकील कपिल सिब्बल रहते हैं। कई बार जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज करी, एक बार इनके वकील कपिल सिब्बल ने खुद याचिका को यह कहते हुए वापस ले लिया कि अभी समय सही नहीं है। 2024 में यह कहते हुए कि अभी टाइम ठीक नहीं है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस का हवाला देते हुए, और इन्होंने कहा सो वी विल ट्राई आवर लक नेक्स्ट टाइम। इन्होंने अपनी तरफ से मेंशन किया वी डिसाइडेड टू मूव द ट्रायल कोर्ट अगेन, वी वर असेसिंग दैट दिस इज लेंदी प्रोसीजर एंड सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, और इस चलते हम अपनी जमानत याचिका वापस ले रहे हैं। कुल मिलाकर के केस धीरे धीरे इनके खिलाफ चलता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल प्ली को रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने इनकी बेल प्ली को रिजेक्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट में बेल प्ली रिजेक्ट होने के बाद दिसंबर 10 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके ऊपर सुनवाई होती है। दिसंबर 16 से 29 के बीच में उमर खालिद को उसकी सिस्टर की शादी में जाने के लिए जमानत दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जब करता है, उस पर फैसला सुनाते हुए कहता है कि इन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन हां, इनके साथ जो कुछ को अक्यूज्ड थे उनमें से कुछ को अक्यूज्ड को जमानत दे दी जाती है। जिस कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार किया उसका नाम यूएपीए कानून है। यह 1967 में बना हुआ कानून है। देश के विरोध में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ यह कानून काम करता है। इस कानून को 1967 में बनाया गया था। इससे जुड़े हुए पहले भी काफी विवाद रहे हैं, क्योंकि देश विरोध और सरकार का विरोध दोनों को कई बार जब एक साथ देख लिया जाता है तो यूएपीए के चार्जेस पर सवाल खड़े होते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह केस में सरकार के विरोध को देश का विरोध ना मानते हुए उन्हें जमानत दी थी। तब से यूएपीए के ऊपर काफी सारे सवाल रहे हैं। फिलहाल के लिए 2019 में वर्तमान केंद्र सरकार ने इसमें एक परिवर्तन करते हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केवल यूएपीए ना होकर उसके अंदर सक्रिय व्यक्तियों पर भी यूएपीए लग सके, यह प्रोविजन किया था। इसके चलते विरोध भी हुआ था कि सरकार इसका उपयोग अब संगठन से निकलकर व्यक्ति विशेष पर भी कर पाएगी। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि हमारे द्वारा यह कार्य केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत से आतंकी एक आतंकी समूह को ज्वाइन करते हैं, हम उस पर यूएपीए लगाते हैं, व्यक्ति वहां से बाहर निकलकर दूसरा आतंकी समूह बना लेते हैं और हम उसको नहीं पकड़ पाते। व्यक्ति बदलता रहता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। अगर हम व्यक्ति को टारगेट करके चलेंगे तो हम आतंक को रोक पाएंगे, और सरकार की यही नीतियां रही।
इससे आतंक पर बहुत हद तक कंट्रोल भी हुआ। और इसी कानून के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की हाल ही में बेल रिजेक्ट की है। मीम का मार्केट गर्म था, लोग इनके पुराने वीडियोस निकाल निकाल कर बात कर रहे थे कि इन्होंने जब देश के विरोध में ऐसा सोचा है तो इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं इनके पक्ष में इनकी तरफ से जो इनकी जमानत याचिका चाहते हैं, उनका कहना है कि जब चार्जशीट के ऊपर बहस ही शुरू नहीं हुई है, तो ट्रायल्स ही शुरू नहीं हुए हैं, तो किस आधार पर उन्हें जस्टिस के बिना रखा जा रहा है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर के कांग्रेस, सीपीआईएम इन सब का मानना है कि सरकार मुसलमान होने के कारण उन्हें यह सजा दे रही है, जबकि उनके विरोध में लोगों का मानना है कि उन्होंने मुसलमान होने के नाम पर ही कहा था कि देश के टुकड़े कर दिए जाएं अगर 5 लाख मुसलमान चिकन नेक पर बैठ जाएं। इस तरह देश विरोधी बातें करने के चलते अगर उन्हें गिरफ्तार करके रखा जाता है तो इसमें बुराई क्या है। इस बात पर किरण रिजिजू जी जो पूर्वोत्तर से आते हैं, उन्होंने वही पुराना वीडियो वापस से शेयर करते हुए कहा कि ऐसी ताकतों का खुलेआम घूमना देश के लिए गलत है। इस पर एक और लेटर वायरल होता है। 2 जनवरी 2026 को हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर बने जोहरान ममदानी, जिनका भारतीय कनेक्शन भी है, वो उमर खालिद के लिए एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र इनके बारे में होता है कि आपके बारे में जानकारी हमें मिली, आपके शब्द के दबाव के अंदर कोई बात नहीं की जाती, उन बातों को हमने सुना। कुछ इस तरह से इन्होंने लिखा कि मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिसमें कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने की बात तुमने कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हमें तुम्हारी चिंता है। अमेरिका के और सीनेटर्स ने भी, लगभग 8 अमेरिकी सांसदों ने भी उमर खालिद के समर्थन में पत्र लिखा और कहा कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ इन्हें जेल में क्यों रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका कवरेज मिल रहा है। दिल्ली राइट्स को लेकर अल जजीरा लिखता है, व्हाई वांट इंडिया रिलीज उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन चुका है, दुनिया भर में यह डिस्कशन चल रहा है। हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठाने का एक बड़ा कारण भी है दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्यायपालिका को चाहिए कि वो इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करे और सुनवाई से इनको जो भी फैसले देने हैं, देश के विरोध में अगर कानून खड़े हैं तो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होते हुए इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और इन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। सुनवाई के अभाव में जमानत का इनका अधिकार प्रबल होता चला जाता है। हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं, जैसे उठाए गए हैं। उठाने वाले सवाल अपोजिशन के द्वारा ये हैं कि अब न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में है, इस कारण से इन्हें जमानत नहीं दे रही है। निश्चित ही जब आप इस तरह से सुनवाई में देरी करेंगे तो आप पर लगने वाले दबाव सरफेस पे आने लगेंगे। न्यायपालिका को चाहिए कि वो अब पब्लिक प्रेशर की जगह न्याय सही मायने में स्थापित हो, इस पर कार्य करे। हाल ही में न्यायपालिका ने कुछ ऐसे नज़ीर पेश की हैं जिसमें वो पब्लिक प्रेशर में फैसले करती है। न्यायपालिका को चाहिए कि न्याय न्याय लगना चाहिए, तभी वो न्याय है। आवश्यकता है इस पर प्रॉपर तरीके से न्याय को स्थापित होने की। जो 5 आरोपी जिन्हें जमानत दी गई, उनमें उन्हें देश छोड़ने, दिल्ली से बाहर जाने, इन सब की मना की गई है। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकी जमानत याचिका खारिज होने पर जेएनयू में फिर से प्रोटेस्ट हुए। इनको जेएनयू प्रशासन के द्वारा सस्पेंड करने की बात कही गई और इन पर एफआईआर की भी न्यूज़ फिलहाल चल रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के तहत इनकी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जेएनयू प्रोटेस्ट के ऊपर रखते हुए इनकी गिरफ्तार मतलब एफआईआर की बात की जा रही है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आई होगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।